सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे चैप्टर में वो न्यूटन के लॉज हैं। तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए, 2 नहीं दिए, 1 नहीं दिया, 3 लॉ दिए। पहला लॉ क्या है? जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट बोलते दो ही चीजों के बारे में, बट तीसरी चीज और एक और इंट्रोड्यूस हो जाती है यहाँ पे, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बोलते दो हैं, रेस्ट और मोशन, बट तीसरी चीज और जुड़ जाती है। सेकेंड लॉ होता है व्हेन यू फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसकी बात हम करेंगे डेरिवेशन भी सीखेंगे कि आप अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, उसके मोमेंटम में चेंज आता है। तो इसकी छोटी सी डेरिवेशन से बात समझाना चाहता हूँ। ये आप एक बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो क्या होता है, एक्सेलरेशन मिलता है। क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। व्हेन यू अप्लाई फोर्स टू एनी मास फ्री बॉडीज इट गिव्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या करता है? एक्सेलरेशन ब्रिंग चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन ब्रिंग चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में चेंज आया, मास उसके पास है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज इन मोमेंटम नहीं हुआ, क्योंकि मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंड करता है, मास एंड वेलोसिटी। तो अगर मास में चेंज नहीं हो रहा बट वेलोसिटी में चेंज हो रहा है ड्यू टू फोर्स, तो मोमेंटम में भी चेंज होगा। समझ में? अब इसकी डेरिवेशन सीखिए। दूसरा लॉ क्लियर हुआ? तीसरा लॉ कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इससे बिल्कुल एप्लीकेशन बेसिक क्वेश्चन आता है कि एक तराजू ले लो, खासतौर पे तराजू जब वेट मेजर करने की बात होती है, स्प्रिंग बैलेंस कहते हैं। स्प्रिंग बैलेंस को टांग दो और एक नीचे स्प्रिंग बैलेंस टांग दो, ठीक है। अब ऊपर वाले स्प्रिंग बैलेंस में वेट आ रहा है 10 न्यूटन, कितना आ रहा है? 10 न्यूटन। नीचे वाले में कितना? 10 न्यूटन। सेम ही आएगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगे बट वेट क्योंकि जितना वो फोर्स लगा रहा है उतना ही वो ऊपर वाला भी फोर्स लगा रहा है। बेसिक चीजें क्लियर हो गई। अब इसी के बेसिस पे आपसे गिव रीजन पूछ लेते हैं कि आप एक चेयर से कूद रहे या स्केट बोर्ड पे चढ़ के कूद रहे हो, आप ज्यादा दूर क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि आप फोर्स लगाते हैं, स्केट बोर्ड पीछे क्यों निकल गया? सिंपल सा रीजन है, जब आप कूदते हो किसी बॉडी पे या जब चलते ही हो नॉर्मल, तो आप पीछे की तरफ धकेलना चाहते हो चीजों में, तो आप जब पीछे धकेलोगे तो वो चीज आपको कहाँ धकेगी? बट इमेजिन करो वो बॉडी में फ्रिक्शन ही नहीं है, जैसे हमने स्केट बोर्ड लगा दिया, तो आप आगे नहीं जा पाओगे, ज्यादा थोड़ा सा निकलोगे बट ज्यादा। जैसे एक स्टूल पे आप ज्यादा कूदने की कोशिश करो तो स्टूल पीछे निकल जाता है, क्यों? क्योंकि आपने फोर्स कहाँ लगाया है? अच्छा, पीछे, बट स्टूल ने आपको आगे फेंका है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के। रॉकेट भी इसी एप्लीकेशन से उड़ता है, मैंने आपको बताया। ऑब्वियसली उसमें एरोडायनेमिक्स लगती है बट बेसिक प्रिंसिपल ये भी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी है। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी ड्राइव हुआ है न्यूटन थर्ड लॉ से, ठीक है, उसको भी एक बार देख लें। ओके, सो फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसका मतलब समझो, लॉ ऑफ इनर्शिया में एक चीज है जो मैथमेटिकली समझने लायक है कि किसी बॉडी का मास अगर ज्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। उसका क्या ज्यादा होगा? क्योंकि जितना बड़ा मास उतना कम एक्सीलरेशन होगा, मैं उसमें फोर्स लगाऊं। समझो, तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स इज व्हाट? m into a। फोर्स m, अगर फोर्स इक्वल लगे तो एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना ज्यादा मास होगा उतना कम एक्सीलरेशन होगा, तो जितना कम एक्सीलरेशन होगा उतनी कम वेलोसिटी में चेंज आएगा, और जितना कम वेलोसिटी में चेंज आएगा उतना कम आप नोटिस कर पाओगे उसे मूव करते हो। इसलिए जब एक हैवी बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो, क्या इसका मतलब रहता है कि एक्सीलरेशन नहीं होता? होता है, बट इतना मैग्नीट्यूड होता है आपको दिखता नहीं। समझना है? उससे पहले आप फट जाते हो। तो हर बॉडी जिस पे जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा। तो मैं सिंपल सी चीज पूछूं, या तो आपको वैल्यू दे दो, या मैं बोलूं एक ट्रक हिला रहे हो, एक साइकिल हिला रहे हो, एक ट्रेन हिला रहे हो, किसको हिला दोगे? ट्रेन हिला दोगे? साइकिल हिला दोगे ना, सुपरमैन ना हो अन्यथा। ट्रक हिला लो तो मतलब सबसे ज्यादा ट्रेन है, उसे नहीं मूव करा पाएंगे, उसका इनर्शिया सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपका बस या ट्रक, उसके बाद साइकिल, नॉर्मल। सी है? नेक्स्ट आता है आपका सेकंड। तो सेकंड क्या कहता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज ऑफ या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा टी को कई बार बुक्स में टी से ही दिखाते हैं, क्योंकि इनिशियल टाइम क्या मानते हैं? जीरो। चेंजिंग टाइम का मतलब होता है T2 - T1, यानी फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। बट अगर इनिशियल टाइम ही जीरो है तो
टी माइनस 0 टी लिखो तो ये लिखा रहता है। अब ये क्यों लिखा रहता है इसको समझना है। भैया आपने क्या लगाया, आपने लगाया फोर्स, तो फोर्स क्या देगा, तो फोर्स डिवाइड बाय मास गिव्स एक्सीलरेशन। विदाउट एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, v माइनस u अपॉन t इज f बाय m। m को उठाकर फेंक के मारो, इनका मल्टीप्लाई करो mv माइनस mu बाय t। mv क्या है, फाइनल मोमेंटम नहीं है, है? तो p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन डेल्टा इक्वल टू फोर्स, और जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसे किससे निकालते हो, डेल्टा p। तो क्या ये नहीं आया, अरे बात। तो आपने जो बोला वही चीज आपने प्रूफ कर दी। आप तो भैया फोर्स से लेके आए थे ना, आप नहीं लाए थे मोमेंटम का कोई कॉन्सेप्ट, आप तो फोर्स ले गए, फोर्स इक्वल टू m इनटू a। वहां से a की वैल्यू क्या है, f बाय m। a की वैल्यू क्या होती है, ये आप लोगों ने पीछे इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ी थी। a क्या होता है, v बाय u बाय t। m इधर देख दो, m इनटू v क्या होगा, फाइनल मोमेंटम, m इनटू u क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम। माइनस करो, क्लियर है, कोई डाउट है, पक्का, ओके। सो ठीक, अब इसके बाद आता है आपका ग्रेविटेशन लॉ। तो ग्रेविटेशन लॉ क्या है, ग्रेविटेशन लॉ कहता है कि ब्रह्मांड में ऑल यूनिवर्स, अगर इफ यू हैव अ मास, तो दैट मींस यू आर अट्रैक्टिंग ऑल द मासली बॉडीज। तो उन्होंने कहा भैया इतना बड़ा अगर लिखेंगे प्रिंसिपल या लॉ तो बड़ा घबराहट हो जाएगी दुनिया को, भैया कहां से फोर्स लगाएंगे। तो उसने बोला इफ टू बॉडीज, दे कंसीडर ओनली टू बॉडीज, उन्होंने कहा दुनिया को हटा दो साइड पे, सिर्फ दो बॉडी जिसमें क्या है, मास, जिसमें क्या है, मास, दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या दे रिपेल ईच अदर, स्लिप ऑफ टंग हो रही है इसकी। तो दे ऑलवेज अट्रैक्ट, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये नॉर्थ साउथ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, दे ऑलवेज अट्रैक्ट। तो व्हेन दे ऑलवेज अट्रैक्ट, तो ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस। ये आपको याद होना चाहिए। तो इसको डेफिनेशन में कैसे बोलते हैं, the law of gravitation states that two massy bodies have the force of attraction among themselves, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance between their centers. ठीक है, तो ये बात उसके बाद ये आपने डेफिनेशन को लिखनी, मैथमेटिकली आपको लिखनी है, और जब इसको आप एक साथ कंबाइन लिखते हो तो ये हो जाता है ऐसा, और जब ये हटता है तो क्या आ जाता है, और इस जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कभी भी ब्रह्मांड में चेंज नहीं होती, ठीक है, कभी भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ग्रेविटी तो बदलती है, मैंने आपको पिछली बार बताई, बट अभी फिर से देखेंगे। तो भैया इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। किसकी बात करते हैं, एसआई यूनिट। तो जी के अभी हमें कुछ नहीं पता, फोर्स की तो पता है, तो पहले जी का फॉर्मूला निकालो। तो जी का फॉर्मूला हो गया F R स्क्वायर M1 M2, क्या हो गया, जी M R। तो ये जो हो गया न्यूटन, फोर्स न्यूटन, मीटर स्क्वायर, और केजी स्क्वायर। अब कई बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, कई बुक्स ऐसे प्रेफर कर लेते हैं, तो भैया आपको जो पसंद हो आप लिख लीजिए, ठीक है, आपको जो पसंद आए। अब बुक इसे डिफाइन भी करने को कहती है कई बार, डिफाइन कैपिटल जी। तो कैपिटल जी डिफाइन कैसे होता है, कैपिटल जी क्या है, अगर मैं कहूं डिस्टेंस 1 मीटर ले लो, डिस्टेंस क्या ले लो, 1 मीटर, और मासेस भी ले लो 1 kg, यही बुक्स में भी अवेलेबल है। क्या ले लो, डिस्टेंस कितना ले लो 1 मीटर, और मासेस कितने ले लो, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 kg। तो भैया फोर्स इज इक्वल टू जी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, उनके बीच की फोर्स नाप लो। और उस वक्त ये जो फोर्स होती है वो कितनी होती है, 6.67 into 10 की पावर -11। ये फोर्स कितनी होती है, इतनी।
तो भैया यहाँ से इतनी वैल्यू आ गई, यूनिट तो हमने यहाँ तो उठा ली फॉर्मूले से, वैल्यू हमने ऐसे निकाल ली। क्या अब क्या है इसका स्टेटमेंट, अब समझो। व्हेन यू टेक 2 यूनिट मासेस, है यूनिट नहीं, हमने तो 1 kg है, 1 kg को यूनिट बोलते हैं, 1 kg को क्या बोलते हैं। तो व्हेन यू टेक 2 यूनिट मासेस separated with the unit distance, then their force is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton, which is numerically equal to gravitational constant। ऐसे आपको लगेगा, क्योंकि क्या आप पेजा कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो भाई, सब कुछ 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो G के किसके इक्वल हो गया, F के इक्वल हो गया। तो उसको फोर्स नाप लो, फोर्स नापी तो कितनी निकल गए, 6.67 into 10 to the power minus 11। तो ये फोर्स निकल आई। अब उन्होंने कहा भाई ये फोर्स है दो मासिक बॉडीज के बीच में, डिस्टेंस आपको दे रखा है, तो यही फोर्स किसकी वैल्यू होगी, कैपिटल G, और ये कभी नहीं बदलती, ये कभी नहीं। समझ में आया नहीं है। अब डिफरेंस की बात कर लेते हैं, अगर ये है तो G क्या है, तो सबसे पहले आओ G और छुटका G। तो कैपिटल G को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यू भाई साहब कौन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। तो दूसरा द वैल्यू लिख लो यार, वैल्यू इज 6.67 into 10 to the power minus 11, ठीक है। और इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट इक्वेटर। ये किस पे होती है, नहीं एट पोल्स, या एट सरफेस ऑफ द, सबसे बेस्ट है सरफेस ऑफ द अर्थ, इक्वेटर पोल्स का नेगेटिव। थर्ड क्या होगा, ऐसा यूनिट इज, बताओ, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चौथी, इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर, यू भाई साहब, इट इज नॉट, इट वेरीज प्लेस टू प्लेस। और भी कोई है, हो गए चाहे और भी है, सीरियस हो गया यार, हो गया। और कुछ है, बढ़िया 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 बढ़िया, ओके डन, बस 4 काफी है, 5 ठीक है, ओके। बाकी बुक्स में मिल जाएगा आपको, कोई और अगर होगा तो। ओके, कोई डाउट है तो बताओ, इसके अलावा सही है। तो ये तो थोड़ा थोड़ा मैंने थ्योरी के बारे में बात कर ली, कैपिटल G बता दिया। आप बताओ तुम्हें कोई डाउट है इस पूरे चैप्टर में, अपने डाउट्स पूछो। किसकी डेरिवेशन है रिलेशन, हाँ वो रहेगा, कैपिटल G और स्मॉल G। अच्छा चलो 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 फाइन, यहाँ तक आपको समझ में आया था, इसको हटाओ। अब जरा ध्यान से देखो, ये फोर्स है जो हर मासली बॉडी लगाती है। अब इमेजिन करो आप अर्थ के सरफेस पे, कहाँ पे हो, और आपका मास है m1, आपका मास क्या है, और अर्थ आपको सेंटर पे खींची। मैंने आपको बताया था अर्थ को पूरा अर्थ की तरह कंसीडर नहीं करोगे, अर्थ का डॉट कंसीडर करोगे, कहाँ पे, अर्थ के सेंटर। तो ये जो रखा है मैंने डॉट, ये है मास ऑफ द अर्थ, ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ। और आप कितनी दूर हो, रेडियस ऑफ अर्थ। अब ध्यान समझो, इस वक्त जो आपका फोर्स बन जाएगा, वो फोर्स क्या ये नहीं होगा, मास ऑफ द अर्थ, आपका मास डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। बोलो ये फोर्स आपका यही तो है, बट इस फोर्स को हम एक और नाम से जानते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड वेट। इसी फोर्स को हम किस नाम से जानते हैं, वेट। और फोर्स विच इज इक्वल टू mg, यानी ये दोनों तो सेम ही चीज को दर्शा रहे हैं। तो इक्वेट कर दो, G इक्वल टू MEM अपॉन RE स्क्वायर इक्वल टू mg, m से m कटा, तो G इज इक्वल टू G ME अपॉन RE का होल स्क्वायर। कोई डाउट, ठीक है।
अब कुछ बुक्स कहते हैं कि सर आर ई क्यों लिख दिया, ये तो आपने सरफेस बोल दिया अर्थ का। अब तो किसने बोला भैया अर्थ के सरफेस में आपको थोड़ा बाहर निकाल लो। तो उस केस में इसको मैं जी नहीं लिखूंगा, उस केस में मैं इसे लिखूंगा जी डैश, और ये तो मास ऑफ दी अर्थ ही रहेगा क्योंकि हम अर्थ की बात कर रहे हैं। ये हो जाएगा आर स्क्वायर। आर क्यों? क्योंकि अब आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जो भी आपको रखना है क्लियर है? कोई डाउट? अगर मान लो मैं कहूँ कि मैं कितना ऊपर गया, जितना रेडियस ऑफ द अर्थ है, जितना रेडियस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे क्या डालूंगा? सेंटर से कितना ऊपर गए हो आप जो ऊपर गए हो अर्थ के सरफेस से गए हो आर, सेंटर से कितना दूर गए हो? आर ई कितना हो गया? 2 आर ई। भाई सेंटर से अर्थ का सरफेस कितना दूर है? रेडियस ऑफ द अर्थ। मैं आप कह रहा हूँ सरफेस से भी आप कितना ऊपर गए हो? आर ई। तो कितना हो गया टोटल सेंटर से? 2 आर ई। यहाँ पे आपको क्या डालना है? 2 आर ई। 2 आर ई का स्क्वायर क्या होता है? 4 आर ई स्क्वायर। 4 को बाहर लिख लो, आर ई को यहीं छोड़ देना। जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या हो जाएगा? बोलो। जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर क्या होगा? यही तो है जी, उसको जी रख दो, अपॉन में क्या है? 4। 9.8 को 4 से डिवाइड करो, सही है? अरे भैया मैं अगर जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ले लो, मान लो आप अर्थ के आधे ऊपर गए, यानी अर्थ के सरफेस ये है, ये कितना है? आर ई। आप और ऊपर गए आर ई बाय 2, कितना गए हो आप? अब मैं कह रहा हूँ ग्रेविटी कितनी चाहिए? आप कितना ऊपर गए हो? रेडियस का आधा। तो आप सेंटर से कितना ऊपर गए? आर ई यहाँ पे, आर ई बाय 2 क्या होता है? 3 आर ई बाय 2 नहीं हो जाएगा अगर ऐड करोगे तो? देखो ना ये आधा है, आधा प्लस 1 कितना होता है? 1.5। हाँ 1.5 को मिक्स फ्रैक्शन में है वो 1.5, तो उसे इम्प्रॉपर में चेंज करो, 3/2 तो आएगा। तो उस वक्त यही फॉर्मूला आपको कैसा दिखना चाहिए? जी डैश इक्वल टू जी एम ई अपॉन, ये डिस्टेंस अब क्या हो गया? 3 आर ई बाय 2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आया? तो जी डैश को ऐसे ही रखो, जी एम ई अपॉन, ये कितना हो जाएगा? 9 आर ई स्क्वायर अपॉन 4 को मैं उधर ले जा रहा हूँ, ध्यान से देखो, 4 अपॉन 9 जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये तो ओरिजिनल जी बन गया, नहीं बन गया? तो डालो 4 अपॉन 9 इंटू जी, यानी जो ग्रेविटी है वो क्या हो गई? 4 अपॉन 9 10। अगर तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट निकालना है, जी की वैल्यू क्या डाल दो? अब मैंने किसने लिखा है कि आर ई ऊपर जाओ, आर ई बाय 2 ऊपर जाओ, आर ई ऊपर चले जाओ। कोई कहते नहीं 2 आर ई चले जाओ, 2 आर ई, क्या दिक्कत है तुम्हारी? टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 3 आर ई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, सही है? अब कोई न्यूमेरिकल्स में डाउट है तो पूछो फटाफट। जब कोई टॉपिक रह गया है जल्दी देखो एक बार को, कोई टॉपिक रह गया हो तो। तो कितने स्पीड से बेगा? 20 मीटर पर सेकंड। आगे How high will it go before it begins to fall? देखो फाइनल वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी हो गई, फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके क्या हो जाएगी? 0। इतनी बात क्लियर है? Yes, sir. और हमेशा ग्रेविटी का एक्ट करती है बॉडी का, नहीं कह रहे हो ऊपर, ग्रेविटी का एक्ट कर रही है नीचे, नेगेटिव लेना, खत्म, क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू क्या की? -10 मीटर पर सेकंड। अब तुम कहोगे माइनस क्यों लिखी? क्योंकि हम एक कार है, अगर ऊपर से ड्रॉप कर रहे थे तो इसी की वैल्यू पॉजिटिव लेता है, ठीक है? अब उन्होंने टाइम पूछा या हाइट पूछी है? नहीं हाइट पूछी है ना। देखो अगर हाइट पूछी है तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। आप बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे s है, s क्या हो जाता है? हाइट। जब यही ग्रेविटी का केस हो जाता है तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना? क्योंकि a ग्रेविटी ले लेता है और डिस्टेंस हाइट ले लेता है, ठीक है? अब टाइम निकालना होता तो मैं इसी की जगह कौन सा बनाना था? v माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू a, या t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन g। तो v स्क्वायर कितना है? 0 माइनस इनिशियल कितना है? 20 का स्क्वायर 2 इंटू 10, ये भी कितना हो? माइनस, ठीक है?
तो ये हो जाएगा -400 अपॉन 2 इंटू 10 और माइनस भी ले जाओ इसके साथ, माइनस से माइनस कटाओ, 0 0 हटाओ, कितना है 20 मीटर, यानी वो कितनी ऊपर गई 20 मीटर। और कुछ भी है इसमें? ओके, और बताओ कोई क्वेश्चन है? If a man weighs 60 kg on the earth, ये बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ, how far must he go from the center to अब देखो वेट कितना है उसका 60 kg? 60 kgf, ठीक है, क्वेश्चन बुक में नहीं है 60 kgf। या कई बार जब वेट बोलते हैं और केजी में होता है तो इसका मतलब समझ जाना वो क्या है, मास की बात कर रहे हैं। वो किसकी बात कर रहे हैं? तो मास 60 kg है एफ, यानी इस समय मास कितना है उसका 60 kg। मास कितना है? और वो कह रहे हैं कि भाई थोड़ा तो ऊपर गया दुनिया से, और उसका वहां पे वेट कितना हो गया 30 kg है। कितना हो गया? बस अब ये निकालो, इसमें कितनी गड़बड़ की बात थोड़ी है। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब वो ऊपर गया तो बंदा बदल गया? तो इसी में यानी मास तो सेम ही है, समझो मेरी बात। मास सेम है या नहीं है? मास सेम है भैया, मास तो सेम। तो इस वक्त अगर मैं बोलूं तो वेट इक्वल टू 30 kgf को अगर मैं लिखना चाहूँ तो 30 इंटू ग्रेविटी लिख दो, और विच इज इक्वल टू mg जो उसका ओरिजिनल वेट है। ये g क्या है? उस वक्त की ग्रेविटी, हमें नहीं पता कितनी है, विच इज इक्वल टू ओरिजिनल वेट। इधर भी जाओगा 60, बट यहाँ पे ग्रेविटी मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करा, हमें ना पता क्या मल्टीप्लाई करा, क्यों हो गई होगी ग्रेविटी, बट हमें पता है इनका प्रोडक्ट वो कितना बता रहे हैं 30। ये कितना हो गया 30, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? सही है। तो भैया G इक्वल टू 30/60, यानी ओरिजिनल वहां जो ओरिजिनल G है उसका आधा हो गया, नहीं हो गया ग्रेविटी, जो वहां पे एक्सपीरियंस हो रही होगी हाइट को साइड पे 30 kg है, तो उसने उसके मास को आधा कर दिया, उसके वेट को आधा कर दिया। तो वेट को आधा करा किसने? मास ने, यानी ग्रेविटी वहां पे आधी हो गई है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? देखो आराम से समझो, उस बंदे का वजन कितना था 60 kg, बट इसी को मास को 60 kg को हम लिख सकते हैं kgf, तो वो फोर्स बन जाता है। इतनी बात समझ में? जिसे 60 kg फोर्स बोला है, ये उसका वेट कितना है 60 kgf। अब वो ऊपर हाइट पे ले गए, यानी कहीं ऊपर ले गए, तो यहाँ से ये जो हाइट दी है या यहाँ से यहाँ तक मान लो जो डिस्टेंस है, जाने के बाद वहां पर उसका वजन, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट वेट, कितना हो गया 30 kg। तो वेट को कम करने का रीजन कौन हो सकता है? समझ में? तो अगर मैं बोलूं कि m इंटू जी, वेट कितना है 30 kgf, और ये मास कितना था 30, तो उस वक्त ग्रेविटी कितनी थी हमें नहीं पता, तो इसको सॉरी मास तो उसका 60 है ना, तो उस वक्त ग्रेविटी क्या थी? ओरिजिनल ग्रेविटी की आधी। ग्रेविटी कितनी थी? ओरिजिनल ग्रेविटी की आधी। अब ग्रेविटी आधी कब होती है ये निकाल लो, आंसर आ जाएगा। तो अब मुझे बताओ, ग्रेविटी अभी जस्ट मैंने बताया क्या इन फैक्टर पे डिपेंड करती है नहीं करती? किसी फैक्टर पे करती है? ये तो है फैक्टर। अब मैंने कहा था इसकी जगह हम आर भी लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं लिख सकते? अब यहाँ पे जी डैश हो जाता है, जब ग्रेविटी सरफेस उठती है तो जी डैश है। जी डैश क्या है? G/2, ठीक है। G की वैल्यू क्या होती है? G me/r e का स्क्वायर इंटू 2। बोलो होती है नहीं होती है? भैया ये से पूरा कट गया, r स्क्वायर ऊपर भेज दूं, और इधर क्या आएगा 2r e का स्क्वायर, r इक्वल टू √2 r e स्क्वायर आएगा। कितने टाइम्स हम ऊपर चले गए? √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द आर्क। अब इसको निकालना है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, और रेडियस की वैल्यू क्या है 6400 किलोमीटर। मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा 9000 के आसपास। हाँ 9000 के आसपास आएगा। कोई आ रहा है 90 समथिंग।
क्लियर है ना, समझ में आ गया? और कोई डाउट? A force of 20 Newton acts upon a body whose weight is 9.8 meter. What is the Weight mass? is? 9.8. Force of 20 Newton act upon a body whose weight is 9.8. What is the mass of a body and how much is the acceleration? देखो अगर 9.8 वेट लग रहा है तो समझो वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, ठीक है, और g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। तो ये कट के मास हो जाएगा 1 kg। इतनी बात समझ में आई नहीं है? 1 kg मास है, फोर्स कितनी लग रही है? 20 न्यूटन। तो m इंटू ए इक्वल्स टू 20, तो एक्सेलरेशन आपका 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं हो जाएगा? ये तो मास बनी है, बस हो गई। और कोई डाउट? An object of weight 10 Newton is measured on a earth surface. What will be the weight measured on the moon? तो gravity of moon क्या होती है? 1/6 of the gravity of the earth. तो ये अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो gravity of moon is 1/6 of gravity of earth. तो यानी gravity of moon हो गई 9.8 divided by 6। तो कितना हो जाएगा? 6 × 6 कितने बचे? चलो जो भी होगा छोड़ दो, अभी फिलहाल इतना छोड़ दो, ये ग्रेविटी है। तो वेट ऑन मून कितना हो जाएगा? अच्छा, वेट हमारे अर्थ पे कितना था उसका? 10 न्यूटन, यानी m इंटू जी, ये है ना मास इंटू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को 10 ही ले, जी छोड़ दो। अब इधर देखो, मास कितना हो गया? 10 डिवाइड बाय जी हो गया, नहीं हो गया? kg। बोलो हाँ या ना? मास आ गया आपके पास। अब इस मास को क्या ले जाना है? मून पे। तो ये क्या हो जाएगा? मास इंटू ग्रेविटी ऑफ मून। मास कितना है? 10 बाय जी। ग्रेविटी ऑफ मून क्या है? g/6। जी से जी काट दो, 5 5/3 kg। इसको अगर आप डेसिमल में लिखना चाहते हो तो कितना आएगा? 1.6666 आता रहेगा। तो 1.67 kg आप लिखोगे। ये आंसर न्यूटन। हाँ तो मैंने मास, हाँ सॉरी न्यूटन, मास नहीं है, वेट नहीं है, केजी है, न्यूटन है, न्यूटन है, न्यूटन है, वेट है, मास नहीं है ना, वेट है। ठीक है, और कोई डाउट है? नोट कर लो।